कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सुबह से रात तक बस भाग दौड़ कर रही हैं। कैलेंडर में हर स्लॉट भरा हुआ है, टू डू लिस्ट लंबी होती ही जा रही है, लेकिन लेकिन दिन के आखिर में जब आप बैठती हैं तो एक खालीपन सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम एक साथ मतलब लाखों दिशाओं में एक एक मिलीमीटर तो आगे बढ़े, पर असल में कहीं पहुंचे नहीं। हाँ, ये एहसास बहुत ही आम है आज के दौर में। और इसी एहसास को जड़ से बदलने के लिए ग्रेग मैक्यून ने अपनी किताब लिखी है एसेंशियलिज्म। इसका एक ही मूल मंत्र है जो सुनने में बहुत सरल है लेकिन है बहुत शक्तिशाली, कम लेकिन बेहतर। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि अपनी जिंदगी से फालतू चीजों का शोर कैसे कम किया जाए ताकि जो सच में जरूरी है उसकी आवाज साफ सुनाई दे। बिल्कुल। चलिए इसे एक कहानी से शुरू करते हैं जो किताब में दी गई है। और ये कहानी समस्या को बहुत अच्छे से पकड़ती है। सैम एलियट नाम के एक सिलिकॉन वैली एग्जीक्यूटिव थे। उनकी कंपनी को एक बड़ी कंपनी ने खरीद लिया था और नए माहौल में वो खुद को एक अच्छा टीम प्लेयर साबित करना चाहते थे। तो उन्होंने एक आसान रास्ता चुना। हर काम, हर मीटिंग, हर रिक्वेस्ट के लिए हाँ कहना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो सब ठीक लगा, लेकिन जल्द ही नतीजा दिखने लगा। उनका तनाव आसमान छू रहा था, काम की क्वालिटी वो तो बुरी तरह गिर रही थी और उनका पूरा दिन बस छोटे मोटे गैर जरूरी कामों को निपटाने में निकल जाता था। मतलब वो पूरी तरह से बिखर चुके थे। इसी बीच उनके एक मेंटर ने उन्हें एक बहुत ही अजीब, लगभग पागलपन भरी सलाह दी। उन्होंने कहा, कंपनी में ही रहो लेकिन सिर्फ वही काम करो जो जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, ये किसी को बताओ मत। और सैम की कहानी नॉन एसेंशियलिस्ट या गैर जरूरी चीजों में उलझे व्यक्ति का एक क्लासिक उदाहरण है। ये वही भावना है जिसे हम ओवरवर्क्ड एंड अंडर यूटिलाइज्ड कहते हैं। मतलब काम के बोझ तले दबे होना पर अपनी असली काबिलियत का उसका इस्तेमाल ही न कर पाना। सही बात है। आप हर दिशा में इतनी पतली रस्सी से खिंच रहे हैं कि कोई भी रस्सी आपको कहीं नहीं ले जा पाती। बिल्कुल, आप व्यस्त हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। और ये सिर्फ कॉर्पोरेट दुनिया की कहानी नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में सैम एलियट बन जाते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि लेखक ग्रेग मैक्यून खुद भी इस जाल में बुरी तरह फंसे थे। वो अपनी कहानी बताते हैं जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी बेटी का जन्म हुआ था और उसके ठीक अगले दिन जब उनकी पत्नी और नवजात बच्ची अस्पताल में थे, वो एक क्लाइंट मीटिंग में चले गए। उन्हें लगा कि क्लाइंट इससे बहुत प्रभावित होगा कि देखो ये आदमी कितना समर्पित है। एक तरह का परफॉर्मेंस। हाँ, लेकिन मीटिंग के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि ये एक मूर्खतापूर्ण सौदा था। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल को एक ऐसी चीज के लिए छोड़ दिया जो शायद उतनी जरूरी थी ही नहीं। इसी अनुभव से उन्होंने सबसे बड़ा सबक सीखा और ये इस पूरी किताब का सार है। एक लाइन जो हमारे श्रोताओं को याद रखनी चाहिए, अगर आप अपनी जिंदगी को प्राथमिकता नहीं देंगे तो कोई और आपके लिए दे देगा। वाह, ये लाइन तो सच में झकझोर देती है, क्योंकि ये सच है। अगर हम अपनी ऊर्जा और समय के लिए सीमाएं तय नहीं करेंगे तो बॉस, क्लाइंट, परिवार, दोस्त, कोई ना कोई उस खाली जगह को अपनी मांगों से भर देगा। बिल्कुल। और यहीं से एसेंशियलिज्म का असली विचार शुरू होता है। किताब इसे बहुत खूबसूरती से कम की अनुशासित खोज कहती है। ये सिर्फ ना कहना नहीं है, बल्कि सोच समझकर अनुशासन के साथ सिर्फ उन चीजों को चुनना है जो सच में मायने रखती हैं। सही कहा। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण जो किताब में दिया गया है वो ब्राउन कंपनी के मशहूर डिजाइनर डाइटर रैम्स का है। उनका डिजाइन सिद्धांत था वेनेगर आबर बेसर, यानी कम लेकिन बेहतर। कम लेकिन बेहतर। हाँ, तो 1950 और 60 के दशक में रिकॉर्ड प्लेयर्स पर लकड़ी के भारी भरकम सजावटी ढक्कन होते थे। रैम्स ने सोचा, इस ढक्कन का असली काम क्या है? धूल से बचाना। तो उन्होंने उस गैर जरूरी लकड़ी के वजन और सजावट को हटा दिया और उसकी जगह एक साफ पारदर्शी प्लास्टिक का कवर लगा दिया। ये उस वक्त एक क्रांतिकारी डिजाइन था। मतलब गैर जरूरी को हटाकर सार तक पहुंचने का एक बेहतरीन उदाहरण। हाँ, और किताब में इसी विचार को एक विजुअल चित्र के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। वो दिमाग में छप जाता है। कल्पना कीजिए, एक तस्वीर में एक गोला है जिससे ऊर्जा की कई छोटी छोटी तीरें सैकड़ों अलग अलग दिशाओं में निकल रही हैं। नतीजा ये है कि किसी भी एक दिशा में कोई खास प्रगति नहीं होती। ये है नॉन एसेंशियलिस्ट का जीवन।
फिर एक दूसरी तस्वीर है, उसमें उतनी ही ऊर्जा एक ही दिशा में एक लंबे मोटे तीर के रूप में केंद्रित है। इससे जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रगति होती है। एसेंशियलिज्म यही है। ये डिफ़ॉल्ट रूप से जीने के बजाय डिज़ाइन द्वारा जीने का तरीका है। आप तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ जाएगी। ये तस्वीर वाला उदाहरण बहुत शक्तिशाली है। ये देखकर लगता है कि एक ही दिशा में फोकस करना कितना ज़रूरी है। पर अगर ये इतना सीधा है, तो हम में से ज़्यादातर लोग उस बिखरी हुई ऊर्जा वाले गोले की तरह क्यों महसूस करते हैं? कहीं ना कहीं हम खुद ही ये जाल बुनते हैं। किताब में इसे सफलता का विरोधाभास कहा गया है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस। हाँ, इसके 4 चरण बताए गए हैं। पहला, जब हमारे पास उद्देश्य की स्पष्टता होती है तो हमें सफलता मिलती है। हम जानते हैं कि क्या करना है और हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा, सफलता के साथ हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है और हमें और ज़्यादा अवसर, प्रोजेक्ट्स, निमंत्रण ये सब मिलने लगते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर आता है तीसरा चरण। ज्यादा अवसर का मतलब है हमारे समय और ऊर्जा पर ज्यादा मांग, हमारा ध्यान बंटने लगता है। और चौथा चरण, जो सबसे खतरनाक है, हम उन्हीं जरूरी चीजों से भटक जाते हैं जिनकी वजह से हमें शुरुआत में सफलता मिली थी। संक्षेप में कहें तो सफलता ही असफलता का बीज बो देती है। और ये विरोधाभास आज के समय में और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। सोचिए उस फ्रीलांसर के बारे में जिसने बेहतरीन काम करके अपना नाम बनाया। अब उसके पास इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि वो हर किसी को हाँ कह रहा है। नतीजा, अब वो किसी भी एक प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है जिसके लिए वो जाना जाता था। उसकी सफलता ही उसकी क्वालिटी को कम कर रही है। ये तो बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण है। तो क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या है या हमारा समाज भी हमें इस ओर धकेलता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। लेखक कहते हैं कि ये व्यक्तिगत से ज्यादा एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। और इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है बहुत ज्यादा विकल्प, टू मेनी चॉइसेस। अच्छा। आज हमारे पास इतने विकल्प हैं कि हम डिसीजन फटीग का शिकार हो जाते हैं। मतलब इतने सारे निर्णय लेने पड़ते हैं कि फैसले करने की हमारी मानसिक ताकत ही खत्म हो जाती। सुबह नाश्ते से लेकर रात को नेटफ्लिक्स तक। बिल्कुल, हर मोड़ पर विकल्प हैं। दूसरा कारण है बहुत ज्यादा सामाजिक दबाव, टू मच सोशल प्रेशर। ये सिर्फ सूचना का अधिभार या इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं है, ये राय का अधिभार है, ओपिनियन ओवरलोड। सोशल मीडिया पर हर कोई हमें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए। हाँ, इससे वो फोमो वाली फीलिंग आती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बेहतरीन करियर, परफेक्ट परिवार, शानदार सोशल लाइफ, सब कुछ एक साथ पा सकते हैं। लेकिन ये एक मिथक है। और प्रायोरिटी शब्द का इतिहास यहां बहुत दिलचस्प बात बताता है। बताइए। ये तो सुनने में रोचक लग रहा है। प्रायोरिटी शब्द 1400 के दशक में अंग्रेजी भाषा में आया और अगले 500 सालों तक ये हमेशा एक वचन ही रहा, सिंगुलर। इसका मतलब था सबसे पहली या सबसे जरूरी चीज, सिर्फ एक। 1900 के दशक में हमने इसे बहुवचन बनाकर प्रायोरिटीज कर दिया। प्रायोरिटीज, हाँ, हम तो हर रोज ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम एक साथ कई सबसे पहली चीजें रख सकते हैं। ये तार्किक रूप से ही असंभव है। अगर सब कुछ प्राथमिकता है तो कुछ भी प्राथमिकता नहीं है। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक शब्द का बहुवचन बनना हमारी पूरी सोच को दिखाता है। तो इस जाल से बाहर कैसे निकलें? किताब कहती है कि हमें अपनी 3 गलत धारणाओं को 3 नई सच्चाइयों से बदलना होगा। यही एसेंशियलिज्म की नींव है। पहली गलत धारणा है, मुझे ये करना है, आई हैव टू। इसकी जगह एसेंशियलिस्ट की सच्चाई है, मैं ये करने का चुनाव करती हूँ, आई चूज टू। ये स्वीकार करना कि हमारे पास लगभग हमेशा एक विकल्प होता है, भले ही वो मुश्किल हो, ये हमारी शक्ति को वापस हमारे हाथों में देता है। हम पीड़ित नहीं बल्कि ड्राइवर हैं। बिल्कुल। दूसरी गलत धारणा है, ये सब कुछ जरूरी है, इट्स ऑल इम्पॉर्टेंट। इसे बदलना है इस सच्चाई से कि केवल कुछ ही चीजें वास्तव में मायने रखती हैं। यहाँ पेरेटो सिद्धांत या 80-20 का नियम लागू होता है। हमारे 20% प्रयास ही 80% परिणाम देते हैं। हाँ, किताब में वॉरेन बफे का उदाहरण है, जिनकी 90% से ज्यादा संपत्ति सिर्फ 10 निवेशों से आई है। कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं। ये ट्रेड ऑफ की वास्तविकता को स्वीकार करना है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा, बल्कि सवाल ये है कि मैं किस चीज पर बड़ा दांव लगाना चाहती हूँ। ये 3 सिद्धांत सुनने में सरल लगते हैं,
लेकिन इन्हें अपनाना वाकई में जीवन बदल सकता है। यह मानसिकता में गहरा बदलाव है, मजबूरी से चुनाव की ओर, हर चीज से कुछ जरूरी चीजों की ओर, और सब कुछ करने की कोशिश से कुछ चीजों को बेहतरीन तरीके से करने की ओर। ये सोच बदलने वाली बात तो है, लेकिन सोच बदलना अक्सर सबसे मुश्किल काम होता है। क्या किताब में कोई ठोस, व्यावहारिक तरीका बताया गया है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी शुरुआत कैसे की जाए? क्योंकि फैसले तो हमें हर दिन लेने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। किताब में इसके लिए अलमारी का जो रूपक है वो मुझे बहुत पसंद आया। जब आप अपनी अलमारी साफ करती हैं तो ये तय कैसे करती हैं कि कौन से कपड़े रखने हैं? अगर आप खुद से पूछेंगी क्या मैं इसे भविष्य में कभी पहन सकती हूँ, तो आप शायद कुछ भी नहीं फेंक पाएंगी। हाँ, हर चीज की कोई ना कोई संभावना दिख जाएगी। बिल्कुल। इसके बजाय एक एसेंशियलिस्ट एक कड़ा सवाल पूछता है, क्या मुझे ये बेहद पसंद है? क्या मैं इसमें शानदार दिखती हूँ? अगर जवाब एक जोरदार, बिना शर्त वाला हाँ नहीं है, तो वो कपड़ा बाहर हो जाता है। हमें अपने जीवन के विकल्पों के साथ भी यही करना है। और यहीं पर 90% का नियम या द 90% रूल काम आता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यवहारिक फिल्टर है। जब भी आपके सामने कोई अवसर, कोई प्रोजेक्ट या कोई भी विकल्प आए, तो उसे 0 से 100 के पैमाने पर आंकें। पहले ये तय करें कि उस अवसर का सबसे जरूरी पैमाना क्या है। मान लीजिए, क्या ये मेरे सबसे बड़े लक्ष्यों में योगदान देगा, और फिर उसे उस पैमाने पर रेट करें। ठीक है। नियम यह है, अगर उस अवसर को आप 90 से कम अंक देते हैं तो उसे 0 माने और उसे विनम्रता से अस्वीकार कर दें। 1 मिनट, ये सुनने में तो बहुत कारगर लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है? मतलब जिंदगी में कई चीजें ठीक ठाक या 70-80% वाली होती हैं जो जरूरी भी हो सकती हैं, जैसे कोई औसत नौकरी जो घर चलाती हो। क्या ये नियम हर जगह लागू हो सकता है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है, और यह इस नियम की सबसे आम गलतफहमी भी है। लेखक ये नहीं कहते कि आपको अपनी मौजूदा 80% वाली नौकरी आज ही छोड़ देनी है। वह इसे नए अवसरों के लिए एक फिल्टर के रूप में देखने की सलाह देते हैं। इसका मकसद आपको उन औसत दर्जे की या ठीक-ठाक चीजों को अपनी जिंदगी में जमा करने से बचाना है जो आपकी ऊर्जा और समय खा जाती हैं। यह आपको केवल बेहतरीन विकल्पों को चुनने के लिए मजबूर करता है। सीधा नियम है, अगर जवाब स्पष्ट हाँ नहीं है तो यह स्पष्ट ना होना चाहिए। अच्छा। इससे आप उन 70 या 80% वाली चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो अच्छी तो हैं पर बेहतरीन नहीं है। समझ गई। तो ये भविष्य के लिए एक ढाल की तरह है, ताकि हमारी जिंदगी और ज्यादा ना भरे। ये आपको उन अच्छे अवसरों से बचाता है जो सर्वश्रेष्ठ के दुश्मन होते हैं। बिल्कुल सही। ये आपको उस जाल से बचाता है जिसमें हम सब फंसते हैं। बहुत सारी अच्छी चीजों के लिए हाँ कह देना और फिर किसी भी एक बेहतरीन चीज के लिए समय ना बचना। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो एसेंशियलिज्म सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कोई नई ट्रिक नहीं है। ये हर काम को करने का और असल में जीवन को देखने का एक अलग नजरिया है। ये अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस लेने और एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो आपके लिए वास्तव में सार्थक हो। ये इस बात को स्वीकार करना है कि हम कम करके भी ज्यादा और बेहतर हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं को एक अंतिम बहुत ही मार्मिक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। ब्रॉनी वेयर नाम की एक नर्स ने कई साल उन लोगों की देखभाल में बिताए जो अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर थे। उन्होंने उनसे उनके सबसे बड़े पछतावों के बारे में पूछा और इस पर एक किताब लिखी। दर्जनों पछतावों में से जो सबसे आम पछतावा बार बार सामने आया वो था, काश मैंने दूसरों की उम्मीदों वाली जिंदगी जीने के बजाय अपने लिए सच्ची जिंदगी जीने की हिम्मत की होती। लोगों को इस बात का सबसे ज्यादा दुख था कि उन्होंने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते थे। ये एसेंशियलिज्म का ही सारा है, अपनी सच्ची प्राथमिकता को पहचानना और उसे जीने की हिम्मत करना। तो अगली बार जब भी कोई निर्णय लेना हो, कोई चुनौती सामने हो या आप जिंदगी के किसी चौराहे पर खड़े हों, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या जरूरी है, और फिर बाकी सब कुछ हटाने का साहस करें। अगर यह वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गया हो तो कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखिए। आपकी एक लाइन हमें और बेहतर करने की ताकत देती है। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कभी कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं।